नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ प्रथम के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में। महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात ही नेहरू जी ने भारत में सर्वमान्य नायक का स्थान प्राप्त कर लिया था। गांधी जी ने एक बार उनके संबंध में कहा भी था कि वे नितांत उज्ज्वल हैं और उनकी सच्चाई संदेह से परे है, राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। नेहरू जी ने 17 वर्षों तक स्वतंत्र भारत का नेतृत्व किया और भारत की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान की। यहाँ यह बताने की आवश्यकता नहीं है शायद कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ। वे देश के प्रसिद्ध वकील मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी की संतान थे। इनका बचपन आनंद भवन के वैभव और विलास में बीता था, लेकिन प्रारंभ से ही वे गंभीर और चिंतनशील नजर आने लगे थे। 16 वर्ष तक की आयु तक उनकी शिक्षा और अध्ययन घर पर ही हुआ। सन 1905 में उन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध हैरो स्कूल में भर्ती करवाया गया। स्कूली शिक्षा समाप्त कर 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में प्रवेश लिया और विज्ञान में ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे वकालत की शिक्षा के लिए लंदन आए। 1912 में उन्होंने बैरिस्टरी की परीक्षा पास की। हालांकि विद्यार्थी जीवन में नेहरू काफ़ी संकोची स्वभाव के माने जाते हैं और उनकी समस्त शिक्षा काल में कोई विशेष उपलब्धियों का उल्लेख नहीं मिलता। अपने शिक्षा काल में यद्यपि श्री नेहरू वेब दंपति सिडनी और बेट्रिस वेब के फेबियनवादी समाजवाद से काफ़ी प्रभावित हुए थे और इसी से प्रेरित होकर 1910 में आयरलैंड के सिन फेन आंदोलन को देखने के लिए गए भी। इंग्लैंड में प्रवास काल में ही महिला मताधिकार आंदोलन ने भी उन्हें प्रभावित किया। नेहरू जी सन 1912 में भारत आए और उन्होंने वकालत प्रारंभ की, लेकिन इसका अनुभव उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा। संभवतः इंग्लैंड में रहते हुए ही उन्होंने भारत के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का निश्चय किया था। अतः सन 1912 में ही उन्होंने बिहार के बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। उन्हें ये अधिवेशन अत्यंत साधारण लगा, लेकिन सन 1913 में संयुक्त प्रांत कांग्रेस में वे शामिल हुए। इन्हीं वर्षों में गांधी जी के नेतृत्व में दक्षिणी अफ्रीका में भी रंग विरोधी आंदोलन चल रहा था, जिसका उन्हें विवरण मिला और वे उससे प्रभावित हुए। सन 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और सन 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के समय नेहरू जी गांधी जी के संपर्क में आए और दृष्टिकोण संबंधी समस्त भेदों के बावजूद भी गांधी जी और उनके बीच संबंध निरंतर प्रगाढ़ और आत्मीय होते चले गए। 1918 में उन्हें कांग्रेस महासमिति का सदस्य चुना गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा रोलर एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड के बाद जो देश में शासन के विरुद्ध एक बेचैनी जन्म लिया था, जवाहरलाल नेहरू भी इससे अछूते न थे और 1919 में ही उन्होंने निकटवर्ती किसानों के दुखों को दूर करने के लिए गाँव की यात्रा की। इस यात्रा से उन्हें देश और देश की जनता को समझने का अवसर मिला। 1920 में गांधी जी के द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपने पिता के साथ हिस्सा लिया। हालांकि मोतीलाल जी नहीं चाहते थे कि जवाहरलाल राजनीति में प्रवेश करें, परंतु वे अपने पुत्र के निश्चय को नहीं बदल पाए। जब नवंबर 1921 में शासन ने कांग्रेस को एक अवैध संस्था घोषित किया और 6 दिसंबर 1921 को उन्हें अपने पिता के साथ बंदी बनाकर 6 माह के कारावास का दंड दिया और इसके साथ ही नेहरू जी की जेल यात्राओं का एक अनथिल सिलसिला भी प्रारंभ हुआ। उन्हें 9 बार नज़रबंद किया गया। उन्होंने अपने जीवन के 9 वर्ष से अधिक समय कारावास में बिताए। 1922 में वे सर्वसम्मति से इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें जिनेवा में आयोजित साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और वे सम्मेलन के सह अध्यक्ष भी चुने गए। 1927 में वे सोवियत सरकार के निमंत्रण पर रूस भी गए, जहां उन्होंने समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत सोवियत रूस की प्रगति देखी और जिससे वे प्रभावित हुए। सन 1927 के अंत तक वे कांग्रेस के उत्साह और विद्रोह के प्रतीक बन गए थे, जब वे औपनिवेशिक स्वराज से आगे बढ़कर देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बना चुके थे। इसी आधार पर उन्होंने नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की और सन 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की।
सन 1928 में ही उन्होंने लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन भी किया, जिसके कारण उन्हें पुलिस की लाठियों का प्रहार सहना पड़ा। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के वे अध्यक्ष निर्वाचित हुए और कांग्रेस ने उनकी अध्यक्षता में ही औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। सन 1936, 1937 और 1946 में भी वे कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। गांधी जी द्वारा संचालित 7 अवज्ञा आंदोलन में वे अग्रणी रहे। 1929 में उन्हें राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष चुना गया। सन 1939 में उन्होंने चीन की यात्रा भी की। 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत 7 अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और भारत छोड़ो प्रस्ताव का उन्होंने पूरी शक्ति के साथ समर्थन किया और आंदोलन में भाग लिया। 1945 के शिमला सम्मेलन में भी वे सम्मिलित हुए और इसी वर्ष उन्होंने आज़ाद हिंद सेना के सैन्य कर्मचारियों की रिहाई में भी भाग लिया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार की प्रस्तावना के समय वे गवर्नर जनरल की परिषद के उपाध्यक्ष बने और उन्हें परराष्ट्र विभाग का कार्यभार भी सौंपा गया। भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा हो, जो कि भारतीय जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, इस बात पर नेहरू ने काफ़ी बल दिया था और उनके द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। नेहरू संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे और संविधान निर्माण के समस्त कार्य का वास्तविक रूप में उन्होंने नेतृत्व भी किया। 1947 में उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और 27 मई 1964 तक उनके देहावसान तक वो इस पद पर बने भी रहे। अपने इस काल में उन्होंने देश की समस्याओं के हल ढूंढने और विकास की दिशा में बढ़ने के प्रयत्न किए। उन्होंने भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया और देश को राजनीतिक स्थायित्व प्रदान किया। विदेश नीति को नई दिशा दी कि 1962 में चीन के द्वारा भारत पे किए गए आक्रमण से पंडित नेहरू को काफ़ी आघात लगा था और इस चुनौती ने नेहरू को अधिक यथार्थवादी भी बना दिया था। जवाहरलाल नेहरू मात्र स्वाधीनता सेनानी ही या और प्रधानमंत्री ही नहीं थे, उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी की गई। उनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विश्व इतिहास की जड़, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री उनकी आत्मकथा, द यूनिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की एकता और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज। ये उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं। इसके साथ ही कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे सोवियत रशिया, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, बेटर इंडिया, इंडिया एंड द वर्ल्ड, द क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज, 18 मंथ्स इन इंडिया। ये भी उनकी कुछ अतिरिक्त पुस्तकें रही हैं। इसके अतिरिक्त उनके भाषणों के संग्रह बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू स्पीचेस 4 वॉल्यूम और एक्सपर्ट्स फ्रॉम हिज राइटिंग्स एंड स्पीचेस तथा उनके वाङ्मय का संकलन सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के 8 खंड भी मौजूद हैं। इन सभी पुस्तकों में नेहरू के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार व्यक्त हुए हैं और इनके आधार पर नेहरू जी के विचार और उनके दर्शन को समझा जा सकता है। नेहरू जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर बहुत अधिक चीज़ों का प्रभाव पड़ा। उनमें से कुछ प्रभाव स्पष्ट और उल्लेखनीय हैं, जिनसे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने में सहायता मिलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर परिवार में सबसे अधिक प्रभाव अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू के व्यक्तित्व और विचारों का पड़ा और कभी कभी इसीलिए कहा जाता है कि नेहरू अपने पिता के ही पुत्र थे, जबकि गांधी जी अपनी माता से अधिक प्रभावित थे। संशयवादिता नेहरू को अपने पिता से वंशानुगत गुण के रूप में प्राप्त हुई थी। दृढ़ता और अद्भुत जीवन शक्ति भी उन्हें अपने पिता से ही विरासत में मिली। यद्यपि उनके विचार राजनीतिक जीवन में अपने पिता से भिन्न थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व पर पिता की व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट थी। अपने पिता के अतिरिक्त नेहरू जी पर सबसे अधिक प्रभाव महात्मा गांधी का था। वे गांधी जी के कुछ विचारों से सहमत न होते हुए भी उनके व्यक्तित्व और प्रतिभा से अत्यधिक प्रभावित थे और उनकी कार्यप्रणाली को भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में बिल्कुल ठीक मानते थे। क्रांति लाने के गांधी जी के हिंसात्मक तरीके ने नेहरू को सबसे अधिक प्रभावित किया था और उनकी विचारधारा पर गांधी जी की स्पष्ट छाप रही है। उनका मानवतावाद गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित है और उनका पंचशील वस्तुतः गांधी जी के विश्व शांति के आदर्शों पर ही आधारित है। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में नेहरू को कार्ल मार्क्स ने अत्यधिक प्रभावित किया। वे हालांकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध और हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता के प्रसंग में कार्ल मार्क्स की विचारधारा से सहमत नहीं थे।
इनके अतिरिक्त भी नेहरू के विचार और कार्यशैली पर एनी बेसेंट, अपने शिक्षक ब्रुक्स, दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल, कांट, स्पेंसर, आइंस्टीन, ऑस्कर वाल्ड, जॉन स्टुअर्ट मिल, ग्लैडस्टोन और बर्नार्ड शॉ के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। साथ ही नेहरू के मानवतावाद पर गांधी जी के अतिरिक्त रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का भी प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। साथ ही महात्मा गौतम बुद्ध और ईसा के सत्य और अहिंसा के उपदेश से वे प्रेरित थे और भगवद गीता के भी वे इस उपदेश से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे कि मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करना चाहिए। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू पर विभिन्न प्रभाव पड़े। वस्तुतः वे मिश्रित परिवेश से प्रभावित हुए थे। उन्होंने एक स्थान पर इसलिए लिखा भी है कि मैं पूर्व और पश्चिम का अजीब मेला बन गया हूँ। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय, उनकी रचनाओं और उन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों पर बात की। आगे आने वाले अपने वीडियो में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों पर बात करेंगे। धन्यवाद।